हाँ नाउ जैसे मैं इनकम टैक्स में अगर मुझे फॉरेन इनकम है तो आई एम सपोज टू फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), दैट इज वन रिक्वायरमेंट, हम्म, एंड ऑल्सो आई एम सपोज टू फाइल another form called as form 67. So अच्छा। the law requires me to do two things. One is to file the return plus file the form. सेक्शन 128 में वेवर है, जिसमें सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में लेट फीस दिया हुआ है। सेक्शन 44 अगर लेट फाइल होता है फर्स्ट 6 इयर्स के लिए, और फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब ये हो गया कि इसका टर्नओवर एक्सेस ऑफ 5 करोड़। ठीक है, यस नोटिफिकेशन आया है, ये 100% वेवर फॉर 9C है, 100% वेवर फॉर 9C सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में। अब ये जो सेक्शन 44 का एनुअल रिटर्न है, ये shall furnish an annual return यानी कि GST 9 which may include a self certified reconciliation statement यानी कि GST 9C। मे का मतलब ये नहीं हुआ कि मे का मतलब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर अप टू 5 करोड़ है तो उसको जरूरत नहीं है, तो इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ के लिए ये मे को हम लोग शैल पढ़ लेंगे। तो 9 along with 9C may include a self certified reconciliation, तो इसका मतलब सेक्शन 44 जीएसटी 9 कंप्लीट तभी माना जाएगा जब जीएसटी 9C भी भरा जाएगा। करेक्ट है राजेश जी, यही कहना चाह रहे हैं? 47 लेवाई ऑफ लेट फी, ये जो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 है, इसका मतलब 44 में क्या है, अगर मान लीजिए एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है तो 9 और 9C दोनों है, यस सर तो 9 और 9C दोनों अगर लेट फाइल होगा तभी लेट फीस लगेगी, या 9 लेट फाइल होगा तो भी लेट फीस लग सकती है। लेट अस सी क्या होता है। अब यहां पर देखिए आपको बताते हैं, जीएसटी 9 मान लीजिए फाइल्ड इन टाइम है, 9C भी फाइल्ड इन टाइम है, तो सेक्शन 44 के कंडीशन को तो जीएसटी 9 फाइल्ड इन टाइम है, 9C इज ऑल्सो फाइल्ड इन टाइम, सेक्शन 44 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो सेक्शन 47 में लेट फीस नहीं लगेगी। अब जीएसटी 9 इज फाइल्ड इन टाइम, जीएसटी 9C इज फाइल्ड लेट और नॉट फाइल्ड टिल डेट, क्या सेक्शन 44 के कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, ये क्वेश्चन मार्क है। यस प्लीज, क्या कहते हैं आप लोग? सेक्शन 44 ये कह रहा है कि शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी 9 विच मे इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि जीएसटी 9C। तो सेक्शन 44 के कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगे इन केस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ व्हेन 9 and 9C इज फाइल्ड बोथ, अदरवाइज सेक्शन 44 के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर 44 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 47 सबसेक्शन 2 में ये सेक्शन नहीं वो अब हम लोग ये कह रहे हैं 9 को, 9 अगर टाइम पे फाइल हुआ, 9C लेट फाइल हुआ है या फाइल ही नहीं हुआ है, क्या सेक्शन 44 के कंडीशंस को वो कहेंगे सेटिस्फाई हुआ या नॉट सेटिस्फाई? सेक्शन 44 में 9 और 9C दोनों लिखा हुआ है। हेलो सर, हाँ, वो दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, तो कंप्लीट नहीं है वो 9 भी। सेक्शन 44 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, अगर 44 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में लेट फीस पेबल आ जाएगा, यस और नो? आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए कहानी समझिए, लेकिन ये लेट फीस जो पेबल आ रहा है दैट हैज बीन वेव्ड बाय दिस नोटिफिकेशन 17, 18 से 22, 23 का, अगर 9C आज आप फाइल करते हैं तो वो वेव हो जाएगा, लेट फीस पेबल, बट 100% वेवर है, 100%। अब आते हैं तीसरे सीरियल नंबर पे, 9 लेट फाइल हुआ है, फाइल लेट, और यहां नॉट एप्लीकेबल नहीं आएगा, यहां नॉट फाइल्ड आएगा, नॉट एप्लीकेबल की जगह नॉट फाइल्ड। 9 is filed late and 9C is filed late और not filed till date, और ये मान लीजिए फाइल ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली सेक्शन 44 के कंडीशन को नॉट सेटिस्फाइड, लेट फीस इज पेबल, यस। अब मुझे एक बात बताइए, सोच के देखिए, ये जब 9 फाइल लेट फाइल हुआ था तो यहां पर लेट फीस ऑलरेडी लिया जा चुका होगा। हेलो यस सर, जब 9 लेट फाइल किया गया होगा तो इस पे लेट फीस ऑलरेडी लिया जा चुका होगा, चाहे वो 10,000 लिया गया हो या 50,000 लिया, लेकिन लिया गया है। अब 9C लेट फाइल अगर हो रहा है या 9C फाइल ही नहीं हुआ, वो दोबारा से लेट फीस मांग रहा है, यस और नो? हेलो, मांग रहा है वो दोबारा से, मांग रहा है ना? ये अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये दोबारा लेट फीस मांगता, तो क्या इज इट लीगली वैलिड टू आस्क डबल लेट फीस? डबल लेवाई नहीं हो सकता है, तो क्या डबल लेट फीस हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले तो 9C में कोई लेट फीस का कॉलम नहीं है। नहीं, दूसरी चीज ये एक कंडीशन और समझ में आती है कि जिनके 9C फाइल नहीं हुए उस पे 125 की पेनल्टी लग चुकी, उनका क्या होगा? करेक्ट, लेकिन मैं ये जो है कंडीशन, ये पूरा का पूरा, ये 22-23 तक उन्होंने 100% वेवर कर दिया,
तो इसीलिए वो चीजें आ नहीं रही है। लेकिन ये जब हम लोग 23-24 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, उसको देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि 9 में आपने जब लेट फाइल किया तो लेट फीस ऑलरेडी ले चुके, 9C दोबारा लेट फाइल होगा, आप फिर से लेट फीस मांग रहे हैं या पेनल्टी आप मांग चुके, तो डबल लेवाई नहीं हो सकता। मैं एक पॉइंट भूल गया जो मैं बोलना चाह रहा था। तो यहां भी उन्होंने डबल लेवाई को अवॉइड करने के लिए 100% लेट फीस का वेवर कर दिया है। लेट फीस पेबल बट 100% वेव, ये हम लोग लिख सकते हैं आशीष जी, बट 100% यहां भी और यहां भी। नोटिफिकेशन तो सर इसीलिए Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. जारी किए गए कि आज तक मैं उसको रिटर्न नहीं मानता था, अब मैं मान रहा हूं, इसी नोटिफिकेशन जारी किया, नहीं तो सर्कुलर जारी करते। नहीं, नोटिफिकेशन को आप समझिए तो लेट फीस वेवर के लिए और रिएक्शन आया है। मुझे लगता है कि करेक्ट नोटिफिकेशन है कि 9 एंड 9C दोनों फाइल होगा, तभी सेक्शन 44 के कंडीशन को सेटिस्फाइड माना जाए। उस तरह से देख। Sorry to interrupt, sir. यस सर। At this point, the question is, when we look at section 44 subsection 2, 44 या 47? no, 44 subsection 2 जब हम देखेंगे, अच्छा, it says, so now when we look at section 44 subsection 2, and it clearly says that कि after 3 years annual return cannot be filed. अंडर सबसेक्शन 1। हाँ, a registered person shall not be allowed to furnish the annual return under subsection 1 for the financial year after the expiry of 3 years from the due date of furnishing the said annual return. Now, क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुझे 9 फाइलने की इजाजत नहीं है, या if I already filed 9, can I still file 9C after 3 years? I don't think so, because subsection 1 says 9 along with 9C, but 9 has already been filed and 9C not filed, then don't think 9C will be able to be filed. क्योंकि in the recent notification, what we are discussing in the notification 8, they say that if 9C is filed by 31st March 2025. But this clause is not made applicable. But that is, once we read it together, then it means that 9 is a return, 9C is a statement. 44(2) का जो restriction है वो सिर्फ रिटर्न के लिए लगता है, स्टेटमेंट के लिए नहीं लगता है। अच्छा, so if we take that understanding, then without filing 9C, did I violate section 44? Yes. But did I violate 47? No, because 47 only talks about 9, not 9C. बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रिटेशन है सर, यही चीज मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उनको 9C को रिटर्न यहाँ बनाना पड़ेगा। वो 44 सबसेक्शन 1 पे एक बार दोबारा आते हैं। जब ये कहता है कि shall furnish an annual return which may include a self-certified, let us ignore the word may, shall furnish an annual return along with पढ़ सकता हूँ include की जगह, along with 9C, तो सेक्शन 44 के कंडीशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब 9 and 9C are taken together, not separately. And if you are filing a annual return which is half filled and it is not filed along with the annexure, which is 9C, then whether section 44 condition is being satisfied. Sir, when now second serial number filed 9 is filed in time, or let us start with first 9 filed, 9C filed, section 44 condition satisfied. But if 9C is not filed, we are saying that the section 44 condition is not satisfied, and section 47 subsection 2, since section 44 condition is not satisfied, late fees is payable but 100%. This is my understanding. And Anvesh, what you are saying that 9C, you are just डिफरेंशिएटिंग, और या फिर आपने पूरा 9C को 44 से बाहर ही निकाल दिया कि 9C 44 में लिखा ही हुआ नहीं है। नहीं, 9C है सर 44 में। The question is, am I violating 44? 100% yes. Am I violating 47? No. Now, just to give an analogy, sir. Just a minute, Anvesh. When you are violating section 44, and section 44 says that what you are required to do in section 44, and you are saying you are violating 44, then 47 subsection 2 is automatically applicable. हाँ,
in 44, I am violating the written condition, sir. I'll just stretch it to by one analogy. Then we'll come back here, sir. हाँ Now, जैसे मैं इनकम टैक्स में अगर मुझे फॉरेन इनकम है तो I am supposed to file my income tax return under section 139(1). That is one requirement. And also I am supposed to file another form called as form 67. अच्छा So the law requires me to do two things. One is to file the return plus file the form. हाँ Now the question is, have I filed the return? Answer is yes. मान के चलिएगा कि मैंने वो फॉर्म नहीं भरा है. So have I not filed the form? No, I have not filed the form जो 67 भरना है. So now the question is, have I violated both the section or only one section, or have I violated both the requirements or one requirement? Can you tell me one thing, in income tax that form 67 is given under section 139 or somewhere else where it has been read, that form 60? No, it is not under 139, sir. It is under 1991. It comes. हाँ तब तो इसके साथ वो एनालॉजी आएगी नहीं ना अन्वेश. It is 44 में ही 9 भी है और 9C भी है, दोनों है. सर both are now. जब भी हम 9 को देखते हैं और 9C को देखते हैं, and the government when it comes back and says I am going to waive off penalty only for 9C, then government itself is reading it in such a way that 9 and 9C are two different things. Till 22-23, not Possible. beyond that. Possible, but till that period, government is viewing these two things as two different things. So when government itself is saying that written is different and statement is different, then when I read the language of 47, that is only applicable to written, that is not applicable to statement. देखो क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, 44 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर, एक 44 जो 9 से रिलेटेड है, एक 44 जो 9C. और मैं देख रहा हूं 44 में दोनों है, 9B है और 9C. मेरा ये मानना जो हमने फर्स्ट सीरियल नंबर में लिखा है कि 9C if they are both filed then section 44 conditions are satisfied. Section 47 late fees is not applicable. और सेकेंड सीरियल में लिखा कि 9 filed but 9C not filed, या then section 44 condition is not satisfied, late fee is payable but 100%. The only last limb of the submission, sir, then I will stop here, is 44 uses the word written and statement. दोनों वर्ड आता है. लेकिन 47 में जब आप देखते हैं तो सिर्फ written बात करता है. It does not refer to statement. Any registered person who fails to furnish the return required under section 44, you just cannot read the one word this return alone. It has to be written under which section? Under 44. Okay, sir, but sir, it is very clear that it is a reconciliation statement. 9C is not a return. I understand, but this reconciliation statement has to be filed with 9 annual return. And if you have not filed that reconciliation statement, then annual return will be deemed that it has it will be deemed that section 44 condition is not satisfied. Hello. Literally, when we are levying any late fees or any penalty, it has to be very stricter interpretation. It has to be levied very. मेरा ये कहना है कि ये डिस्प्यूट इसलिए खड़ा हुआ था कि डिपार्टमेंट दोनों में लेट फी मांगने लगा था. 125 भी मांग रहा था. 9C के लिए 125 में भी पेनल्टी लगाने लगा. इसके लिए अलग से लेट फी मांगने लगा. ऐसे नोटिस इशू होने लगे. करेक्ट. तो ये डिस्प्यूट के लिए पूरे इंडिया से गया था वहां पे दिल्ली, इस ऐसे कंडीशन में क्या करा जाए. तो ये उसका सोल्यूशन आया कि भाई वो जो अगर आप 9C के ये जो आपने लिखा है ये बराबर बता रहे हैं आप अभी कि 9C को उसके साथ पढ़ा. हाँ नहीं कई जगह पे ऐसा था. डबल लेट फीस को अवॉइड करने के लिए दे हैव वेव्ड 100% वेवर. पेनल्टी तो खड़ी है, पेनल्टी तो चलाना कोशिश कर रहे लगाने के लिए. नहीं 9C लगेगी ना, एक ही बार लगेगी, 2 बार नहीं लगेगी. 9C की भी लेट फी और 9 की भी लेट फी, दो नहीं लगेगी. इसकी बात नहीं करो, पेनल्टी की बात करो. नहीं पेनल्टी तो नहीं लगेगी ना, अगले दो बार थोड़ा ना पेनलाइज किया जाएगा. लेट फीस पेमेंट करने के बाद पेनल्टी नहीं लग सकती है. हाँ वो तो है, संविधान में भी लिखा है किसी भी चीज की 2 सजा नहीं हो सकती. करेक्ट. जितेंद्र जी क्या टेक है आपका? सर मैं सोचता हूँ कि 9C व्हेन इट इज एप्लीकेबल इट इज पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न. तो मतलब जब 9C एप्लीकेबल होता है और जब तक 9C फाइल नहीं होता है तब तक एनुअल रिटर्न इज इनकम्प्लीट, और वो केस में आपको लेट फी आएगी. और इसीलिए ये लोग वेवर स्कीम लाए हैं. 100% वेवर स्कीम लेके यूनिफॉर्मिटी रहे, क्लैरिफिकेशन रहे, क्योंकि सब डिपार्टमेंट अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पेनल्टी या लेट फी लगाते थे. बट 9C इज पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न. दैट इज माय स्टैंड. करेक्ट. दैट इज आल्सो माय अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, फोर्थ सीरीज पर देखते हैं. लेट अस. जैसे अगर 44 में दोनों को रिटर्न माना गया है
तो नहीं ये ओहो, करेक्ट आप फिर से समझिए, हमने कभी नहीं कहा 44 को दोनों को रिटर्न माना गया, हमने कहा कि 9 और 9C दोनों को मिला के तभी 9 कंप्लीट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो 9 अगर आपने फाइल किया, 9C नहीं फाइल किया तो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीटनेस पे लेट फीस, 2 बार लेट फीस नहीं लग सकती, ठीक है। जी फोर्थ सर। में 9 फाइल ही नहीं हुआ, जब 9 ही फाइल नहीं हुआ तो 9C नॉट एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 44 के कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड और लेट फीस इज पेबल। अब नेक्स्ट स्लाइड में आओ, नेक्स्ट स्लाइड 23 24 तो यहाँ पे onwards। सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड दोनों क्यों लिखते हैं सर? नहीं, वो तो सवाल आपसे कर रहे हैं कि सेटिस्फाइड होगा या नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन लगाया ना। 23 24 ऑनवर्ड्स क्या होगा? अब देखिए यहां पर फाइल्ड इन टाइम, 9C फाइल लेट और नॉट फाइल्ड टिल डेट। तो अब 9C 23 24 ऑनवर्ड्स, तो सेक्शन 44 के कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, लेट फीस विल बिकम पेबल। और अब तो स्लैब आ गया है लेट फीस का भी, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर है तो स्लैब उतना ही है मैक्सिमम लेट फीस। लेकिन अगर मान लीजिए तीसरे में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीएसटी 9 1 महीने लेट फाइल हुआ, 9C 3 महीने बाद फाइल हुआ, तो 44 के कंडीशन ऑब्वियसली क्या कहूं, सेटिस्फाई तो हुआ है लेकिन लेट सेटिस्फाई हुआ है, तो लेट फीस पेबल। तो क्या 9 के लिए अलग से लेट फीस लगाएंगे? 9C 3 महीने बाद फाइल हुआ तो क्या 9C के लिए अलग लेट फीस लगाएंगे? कैसे ये कैलकुलेट होगा ये तीसरे में लेट फीस? या फिर ये करेंगे कि 9 और 9C 3 महीने जो लेटर पीरियड है 3 महीने, तो 9 भी माना जाएगा 3 महीने लेट फाइल हुआ है, 9C भी माना जाएगा 3 महीने लेट फाइल हुआ है, तो 3 महीने का लेट फीस कैलकुलेट करेंगे। या फिर ये करेंगे जीएसटी 9 का 1 महीने का लेट फीस ये हो गया, और 9C का बियॉन्ड 1 मंथ यानी कि और 2 महीने का लेट फीस वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। सर इसी रिगार्डिंग एक जजमेंट है केरला हाई कोर्ट का, हाँ वो 9C को लेट फीस को क्वाश कर दिया था। वो बोल रहे हैं कि 9 फाइल है, ठीक है, 9 लेट फाइल है, आप उसमें 10,000 लेंगे तो 9C के लिए आप पेनल्टी डाल रहे हो, क्या वो 10,000 रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे आप बोले 9 दोनों है रिटर्न में, देखिए तो 9 में लेंगे, वो बोला है उसको रिटर्न करेंगे, नहीं कर सकते, तो ये क्वास है। केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2023 में। ठीक है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट अब पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट में वो जजमेंट दिया गया है, लेकिन फिलहाल मुझे इसके तीसरे सीरियल नंबर पे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं है। एनीवन, मुकेश जी आप बता पाए? जब आप ये कह रहे हैं सर कि 9 तभी कंप्लीट माना जाएगा जहां 9C अप्लीकेबल हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि 9 फाइल ही नहीं हुआ, जिस दिन 9C कंप्लीट हो रहा है उसी दिन फाइल हो रहा है, 3 महीने की लेट फीस ही लगेगी और 9 पे नहीं लगेगी ना। तब क्यों लगेगी? जब एक ही पेनल्टी लगनी है लेट फीस, तो दोनों की कैसे लगेगी? नहीं, इसमें राजेश जी ऐसा है ना कि जब आप 9 वो फाइल ही नहीं करने देता जब तक आप लेट फी नहीं भरते हैं। नहीं तो वो सुधारेंगे ना, ये तो उनकी कमी है ना। नहीं, लेकिन तक अभी तो इसलिए वो ऐसा करने दे रहा था क्योंकि 9C को रिटर्न मान ही नहीं रहा था। नहीं राजेश जी, जो सिचुएशन है उसमें ही काम करना पड़ेगा ना, जो अगर हम पहले वो तो भर वो देंगे, चेंज होगी, वो सिचुएशन चेंज होगी, आप देखिएगा। जो अभी है उसकी बारे में बात कर रहे हैं, जब अभी होगी तो इसीलिए तो वेव ऑफ कर दिया इन्होंने। हाँ, आगे हाँ, का नहीं आगे मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग 3 महीने का वो जो डिफरेंस रह जाएगा वो भराना चाहिए वैसे लीगली देखा नहीं जाए तो कहाँ से भरेंगे? 9C में कोई लेट फीस का कॉलम है? कॉलम नहीं है, वो डिमांड निकलेगी नहीं भरेंगे नहीं, कैसे डिमांड निकाल देंगे? सवाल ही नहीं है। हाँ, अभी तो खैर इसमें डिस्प्यूट है, अभी फ्लायर में ये लोग लिख देते हैं रिटर्न है, मतलब डिपार्टमेंट ने खुद भी कई जगह मतलब कभी इसको रिटर्न लिख दिया जबकि उसकी लीगल बैकिंग नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट ओनली रिकंसिलिएशन। राजेश जी ने एक बड़ा इंटरेस्ट कि 1 महीने लेट फाइल हो गया, उसके बाद 3 महीने बाद 9C फाइल हो रहा है। अब 3 महीने बाद 9C फाइल हो रहा है तो जो बाकी 2 महीने का वो लेट फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट है अगर मैं उस एंगल से देखूं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, 1 महीने का लेट फीस ले लिया जब जीएसटी 9, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जीएसटी 9 लेट फाइल किया वो लेट फी नहीं लेगा, वो हर हालत में लेगा, कोई पोर्टल में चेंजेस नहीं होने। अगर ऐसा हो गया कि वो लेट फीस तभी कैलकुलेट करेंगे जब 9C फाइल होगा, तब तो ये डिले पे डिले, लेट फीस का जो रिकवरी वो डिले पे डिले हो जाएगा, हो सकता है 3 साल गया 5 साल गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। और उन्होंने ऐसे भी 44 सबसेक्शन 2 में वो 3 साल का पीरियड डाल ही दिया। तो मुझे जो लग रहा है कि 1 महीने का लेट फी 9 का वो ऑलरेडी ले चुके होंगे। अब जब 9C की बारी आएगी, क्योंकि सेक्शन 44 के कंडीशन को नॉट सेटिस्फाइड है, तो जो बैलेंस 2 मंथ्स का लेट फीस और ले लेंगे। कोई कुछ कह रहा था सर? दिस इज जस्ट सर्कलिंग बैक सर. हाँ, now the whole issue is treating 9 and 9C are
part of the same return. So I want to go back to the same section 44 subsection 2 जो कहता है कि 3 साल बाद आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो. एंड जब ये नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आप 9C 31/3/2025 से पहले करो तो 9C का जो लेट फी है हम माफ कर देंगे. सो द क्वेश्चन इज, have they extended the due date to file 9C? There is no this thing, the notification that is extending the due date to file 9 or 9C beyond 3 years. 22 वो तो ठीक है, वो तो क्लॉज ठीक है. हाँ, now if- साइड में आशीष ये 17-18 से 22-23 के लिए है. अब 17-18 का 3 साल तो गया, 22-23 का बचा हुआ है, तो ये कैसे होगा? वो 44 सबसेक्शन 2 का वॉयलेशन है. हाँ, so in 17-18, if I filed 9, but if I have not filed 9C, and if I am filing 9C now, the only possibility for me to file 9C is by treating that 9C is not as written. If I treat 9C as written, then I'm hit by 44(2). I cannot file it. ओके, गॉट द पॉइंट. मतलब 44 सबसेक्शन 2 के कंडीशन को तभी सेटिस्फाई माना जाएगा व्हेन आई ट्रीट दैट एज ए स्टेटमेंट. चलिए. सर 44(2) में वो एक गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है, वो एक बार पढ़ो तो. कोई 44(2) में कोई पावर नहीं नहीं है है उसमें कुछ. हाँ, No, power is there to extend. The question is that it is not been extended. अच्छा, ये वाला पावर. हाँ, पावर इज देयर बट नॉट एक्सटेंडेड. तो इसी नोटिफिकेशन में लिख देते 44, जब लिख ही रहे थे तो इसी नोटिफिकेशन में लिख देते वो 44 सबसेक्शन 2 का पावर, वी आर एक्सटेंडिंग दैट. चलिए, ठीक है. एनीवन एल्स? Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.